नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो हुई थी दिसंबर 2017 में। उसमें जो पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है कि यदि पिछली एग्ज़ाम्स के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भई हमारी परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें ये पढ़ने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु क्रम से 48 वर्ष तथा 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात क्या थी? देखो दोस्तों, यहाँ पे रोहित तथा मोहित की वर्तमान उम्र दे रखी है। तो 12 साल पहले क्या थी, इसे ज्ञात करने के लिए वर्तमान उम्र में से 12 साल घटा देंगे, क्योंकि 12 साल पहले वे अब जो उम्र है उससे 12 साल छोटे थे। तो देखते हैं, चलो। जैसे यहाँ पे रोहित की उम्र, रोहित की उम्र है 48 साल। अभी दे रखा है प्रश्न में कि वर्तमान आयु। तो 12 साल पहले 48 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 साल। और मोहित की उम्र है वर्तमान में 32 साल। तो 12 साल पहले क्या थे इसकी? 32 में से 12 घटा देंगे, 20 साल। अब ये कह रहा है कि रोहित तथा मोहित की जो 12 साल पहले उम्र थी उसका अनुपात क्या है। भाई 12 साल पहले हमें उम्र का पता लगा तो बताया यहाँ पे 36 और 20। अब देखो, इनका अनुपात ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, क्या है, किसी भी संख्याओं का यदि अनुपात ज्ञात करना हो तो अनुपात का मतलब उन दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा रूप होता है। जब सबसे छोटा रूप ज्ञात करना होता है तो हम उन दो या दो से अधिक संख्याओं में, या दो से अधिक भी हो सकती हैं, तो सबसे बड़ी संख्या का भाग देते हैं जिसका दोनों में ही पूर्णतः भाग जा रहा हो। यदि हम डायरेक्ट उस बड़ी संख्या तक नहीं पहुंच पा रहे तो हमारे पास सीधा सा तरीका है, हम दो छोटे ब्रेक में कर लेते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, पहले 2 का भाग देकर देख लेंगे, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, क्या जा रहा है। 36 में दिया तो 18 बार गया, 20 में दिया तो 10 बार गया। अब इनमें भी 2 का भाग देकर देख लेंगे, 2 का भाग दिया 9 बार गया, इसमें दिया 5 बार गया। अब 36 और 20 का सबसे छोटा रूप आया 9, 5। जब सबसे छोटा रूप आता है तो उसे हम अनुपात बोलते हैं। तो इसका मतलब 12 साल पहले उनकी जो उम्र थी उसका अनुपात क्या आ जाएगा? 9:5। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 9:5। फिर से बता रहे हैं, क्या है कि रोहित और मोहित की वर्तमान उम्र दे रखी है 48 साल और 32 साल। तो 12 साल पहले उनकी क्या है, दोनों की 12 साल कम होगी उम्र। जिसकी 48 है उसकी 36 साल होगी, जिसकी 32 साल है उसकी 20 साल होगी। तो इस 36 और 20 को अनुपात ज्ञात करना है। जब हमें अनुपात ज्ञात करना होता है तो हम उन संख्याओं का छोटे से छोटा रूप लिखते हैं। तो 36 और 20 का छोटा सा छोटा रूप 9:5 है। यदि हमें डायरेक्ट पता नहीं लगता कि यहाँ पे किस संख्या का भाग दें कि दोनों में पूरी तरह चल जाए, तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देकर देख लेंगे, 2 का जा रहा है क्या? पूरी तरह जा रहा है। यदि 2 का नहीं जाता है तो 3 का देकर देखते हैं। इस टाइप से हम देखते हैं और लास्ट में जो सबसे छोटा रूप बचता है वही अनुपात कहलाता है। तो 9:5 कहलाएगा, जो हमारा उत्तर होगा। अगला देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु 32 साल और 24 साल है। 8 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद, ए तथा बी का आयु का अनुपात क्या होगा? भाई देखो, ये ए है, ये ए है, इसकी वर्तमान उम्र क्या है? 32 साल। 8 साल बाद कितने साल का हो जाएगा ये? 32 + 8 यानी कि 40 साल का। और ये बी है, ये बी है। मान लो ये वर्तमान में कितने साल का है? 24 साल का। 8 साल बाद कितने हो जाएगा? 32 का। 24 और 8 32। अब ये कह रहा है कि जो इनकी उम्र 8 साल बाद आएगी उसका अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि 40 और 32 का। हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया है कि यदि अनुपात ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले 2 का भाग देकर देख लेंगे, 2 का दोनों में जा रहा है क्या? जा रहा है। तो यहाँ 20 बार गया, यहाँ 16 बार गया। फिर 2 का देकर देखेंगे, यहाँ 10 बार गया, यहाँ 8 बार गया। फिर 2 का देकर देखेंगे, यहाँ 5 बार गया, यहाँ 4 बार गया।
अब 2 का देकर देखेंगे, अब किसी भी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाएगा, किसी एक संख्या का दोनों में भाग नहीं जाएगा। यदि हमें सीधा पता होता कि 40 और 32 में हम 8 का भाग दे देंगे तो 5 बार जाएगा और 4 बार जाएगा, लेकिन हमें सीधा नहीं पता तो भी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे 2 का भाग देकर देख लेंगे दोनों में, फिर 3 का दे लेंगे, अगर 3 का नहीं जा रहा तो इस टाइप से हम भाग देकर देख लेंगे। तो 40 और 32 का सबसे छोटा रूप क्या है? 5 और 4। तो जो सबसे छोटा रूप आता है उसे हम अनुपात बोलते हैं। तो इसका मतलब 8 साल बाद दोनों की उम्र का अनुपात रहेगा 5:4। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 5:4। अगला देखते हैं। दीपक की आयु 45 वर्ष है तथा राज की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 था? देखो दोस्तों, पिछले प्रश्नों में क्या है? अनुपात पूछ रहा था, इसमें अनुपात दे रखा है और ये पूछ रहा है कि कितने साल पहले ये अनुपात था। तो देखो, दीपक की वर्तमान आयु क्या है? दीपक की वर्तमान आयु है 45 साल और राज की आयु क्या है? 60 साल। अब हमें नहीं पता कितने साल पहले इनका अनुपात 7:10 था, इसलिए हम मान लेते हैं, मान लो x साल पहले इनका अनुपात 7:10 था। मान लो x साल पहले इनका आयु का अनुपात 7:10 था। तो अब x साल पहले दीपक की उम्र क्या थी? भाई दीपक की वर्तमान में 45 साल है, तो x साल पहले इसकी 45 में से x घटा देंगे। और राज की उम्र क्या थी x साल पहले? भाई राज की वर्तमान उम्र 60 है, तो x साल पहले 60 में से x घटा देंगे। और x साल पहले इनकी उम्र का अनुपात क्या था? 7:10। 7:10 को हम ये भी लिख सकते हैं 7/10, क्योंकि इधर भी बटे में लिखे हैं तो इनकी आयु का अनुपात भी बटे में लिख देंगे। जब बराबर के इधर दो संख्या है तो उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो 45 माइनस एक्स 10 से गुणा हो जाएगा, तो 45 माइनस एक्स को 10 से गुणा करेंगे तो 450 माइनस 10x। और इधर करेंगे 7 से 60 माइनस एक्स गुणा होगा, तो 60 गुणा में 7 करेंगे तो 420 माइनस 7x। अब क्या करेंगे हम? x वाले पद एक साइड ले जाएंगे और संख्या वाले एक साइड ले जाएंगे। तो 420 को इधर ले जाएंगे तो 420 माइनस का हो जाएगा 450, तो यही है, माइनस का 420 हो गया। और जब x वाले को इधर ले जाएंगे तो ये 10 माइनस का 10x था, इसलिए बराबर के इधर लाया तो संख्या का चिन्ह पलट गया, प्लस की हो गई, और ये -7 यही था पहले से। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। जब आगे सोल्व करेंगे तो 450 में से 420 गया तो कितना बचा? 30 इधर बच जाएगा। और इधर 10x प्लस का है और माइनस का 7x है, तो 10x में से 7x गया तो प्लस का 3x, तो 3x बराबर 30 आ जाएगा, तो x बराबर 10। अब ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 था, यानी कि x हमने क्या माना है? x हमने माना है कि x वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 था। तो x का मान हमारे पास 10 आया और इसमें यही पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या आया? 10। फिर से देखते हैं। भाई दीपक की आयु 45 साल है, राज की आयु 60 साल है। अब ये कह रहे हैं कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:10 था। अब हमें नहीं पता कितने साल पहले था, इसलिए हमने मान लिया कि मान लो x साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:10 था, इसलिए हमने लिख दिया 45 माइनस एक्स बटे में 60 माइनस एक्स बराबर, यानी कि इन दोनों की उम्र का अनुपात बराबर 7/10। जब इनको सॉल्व करा तो क्रॉस बराबर किधर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे आ जाएगा 450 माइनस 10x बराबर 420 माइनस 7x। अब क्या है करेंगे हम? संख्याओं को एक साइड ले जाएंगे और x को एक साइड ले जाएंगे। जब 420 को इधर लाए तो 420 माइनस का हो गया, और माइनस 10x को इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। तो जब इधर देखा तो 10x में से 7x घट जाएंगे, क्योंकि 7x तो माइनस के हैं,
तो यहाँ 3x बच जाएंगे। उसी टाइप से यहाँ 450 प्लस के और 420 माइनस के, इसलिए इधर 30 बच जाएगा। तो 30 बराबर 3x, तो x बराबर 30/3 यानी कि 10। तो कितने साल, x हमने माना ही था कि x साल पहले, तो यही पूछ रहा है प्रश्न में कि कितने साल पहले, यानी कि 10 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 7:10 था। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। मोहन तथा राम की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु के बीच अंतर 12 साल है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? देखो दोस्तों, ये 3:5 क्या है, उनकी जो उम्र है उसका सबसे छोटा रूप है ये 3:5। अब उनकी उम्र इन दोनों संख्याओं के गुणज में कोई भी हो सकती है, तो हम पता लगाएंगे क्या है उनकी उम्र। भाई मोहन तथा राम, मोहन की है 3 और राम की है 5। तो अब जब अनुपात में है तो हम ही इसे मान सकते हैं। मान लो मोहन की 3x उम्र है और राम की 5x है, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों के बीच अंतर 12 साल है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा, 2x का। तो प्रश्न में दिया ही है कि 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 साल। अब हम x का मान हमारे पास आ गया 6। अब ये किसी की भी उम्र पूछ ले, हम उसका x का मान रख के हम बता सकते हैं। अब प्रश्न में पूछा है राम की, तो राम की उम्र थी 5x, तो x का जब मान हम रखेंगे तो 5 गुणा में 6 बराबर 30 साल। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 30 साल। भाई मोहन तथा राम की आयु का अनुपात 3:5 है, जो उनकी आयु का सबसे छोटा रूप है। उनके बीच का अंतर क्या है, 12 साल। तो हमने मान लिया, मान लो मोहन, जब अनुपात में जब संख्या दे रखी हो तो हम उसे मान सकते हैं। हमने मान लिया कि मोहन की आयु 3x है और राम की आयु 5x है। जब इनमें देखा अंतर तो 2x का आया। अब प्रश्न में दिया है कि इनकी आयु के बीच अंतर 12 साल का है, तो 2x बराबर 12 रख दिया, तो x बराबर हमारे पास 6 आ गया। तो x का मान हम इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे, जिसमें रखेंगे उसका मान उम्र आ जाएगी। जैसे हमने राम का पूछा है तो राम की में रख दिया x का मान 6, तो 5 गुणा में 6 बराबर 30। यदि मोहन की पूछता तो 3 गुणा में 6 बराबर 18, तो मोहन की आयु क्या आ जाती, 18। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ जाता, जब हम इसे हल करेंगे तो ये 3:5 ही आएगा, क्योंकि देखो 6 से कट रहा है, 6 3 18 और 6 5 30। अगला देखते हैं। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 साल बाद में उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो 14 साल बाद उनकी आयु क्या अनुपात क्या होगा। देखो, हमें वर्तमान आयु भी नहीं दे रखी, 2 साल बाद की भी नहीं दे रखी, और 14 साल बाद की पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो वर्तमान आयु हम मान लेंगे, मान लो उनकी 4x और 5x है, ठीक है। 2 साल बाद अगर देखेंगे तो 4x में 2 जोड़ देंगे और 5x में भी 2 जोड़ देंगे। भाई जितनी भी उम्र आएगी उसमें 2 साल बाद 2 साल जुड़ जाएगी। लेकिन इसमें आगे प्रश्न में दे रखा है कि 2 साल बाद उनकी उम्र 5:6 में होगी। अब ये तो हमारे पास उम्र आ गई और इसका अनुपात दे रखा है उसने 5:6, यानी कि 5/6। अब हम इसे क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो 6 गुणा में 4x प्लस 2 करेंगे तो 24, 6 गुणा में 4x करेंगे तो 24x प्लस 12 बराबर, इधर 5x प्लस 2 गुणा में 5 करेंगे तो 25x प्लस 10। अब x का मान को एक साइड ले जाएंगे, हम किधर भी ले जा सकते हैं, ऐसे कोई निर्धारित नहीं है कि इधर ही ले जाना है। दोनों में से संख्या या x किसी के भी मान को किधर ले जा सकते हैं, लेकिन हम सुविधा रहती है कि जिधर x का मान बड़ा है उधर ले जाए तो सही रहता है। तो जैसे हम 24x को इधर ले जाएंगे तो 25x, जो 24x इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। 10 को इधर ले जाएंगे तो 12 इधर प्लस का ही था और 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
तो इधर बचेगा 12 में से 10 गया 2 और इधर 25x प्लस के और 24x माइनस के, तो इधर x बच गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपना मान 2। अब x हमने क्या माना था, उनकी देखो वर्तमान उम्र मानी थी 4x और 5x। तो इनकी वर्तमान उम्र यहाँ देखो, जो x का मान रखेंगे तो एक की आ जाएगी 4 दूना 8 और दूसरे की आ जाएगी 5 दूना 10 साल। अब प्रश्न में पूछा है कि 14 साल बाद, तो 14 साल दोनों में 14 जोड़ के देख लेंगे, इसमें भी 14, तो इसकी तो हो जाएगी 22 साल, जो 8 साल की है उसकी, और जो 10 साल की है उसकी हो जाएगी 14 और 10 24 साल। अब कह रहा है कि 14 साल बाद जो उनकी उम्र आई है उसका अनुपात क्या करेंगे। अब हम इसे 2 से काट के देख लेंगे, ये 11 बार कट गया और ये 12 बार कट गया। अब ये किसी से भी नहीं कटेंगे, यानी कि सबसे छोटा रूप यही है। तो उनकी आयु का अनुपात क्या आ जाएगा, 11:12। देखो फिर से देखते हैं, 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दे रखा है। 2 साल बाद उनकी आयु 5:6 में हो जाएगी और 14 साल बाद उनकी आयु क्या होगी अनुपात में, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान आयु उनकी मान लेते हैं, मान लो 4x और 5x है। अब 2 साल बाद 4x में 2 जोड़ देंगे और 5x, यानी कि दोनों की उम्र में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 साल बाद इसकी जो छोटी वाली है उसकी उम्र तो हो जाएगी 4x प्लस 2 और बड़ी वाली की 5x प्लस 2, और इसका अनुपात प्रश्न में दिया है कि ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो इधर भी हमने बटे में रख दिया और इधर भी बटे में रख दिया, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हमने दोनों को बराबर में रखा है। जब इसको हल करेंगे तो 6 चौक 24x प्लस 12, इधर इसको 5 से गुणा करेंगे तो 25x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, x का मान एक साइड ले जाएंगे और संख्याओं का मान एक साइड ले जाएंगे, तो इधर ले गए तो x बराबर अपने पास 2 आ गया। तो x क्या माना था हमने, उनकी उम्र मान ली, इसकी 4x थी और इसकी 5x थी। तो इनकी x का मान रखने पर एक की 8 साल आ जाएगी और एक की 10 साल। 2 साल बाद इनकी उम्र आ जाएगी क्या, अगर पूछता तो कहते कि इसके 10 और इसके 12, लेकिन 2 साल बाद की ये उम्र पूछ नहीं रहा है। ये 2 साल बाद इसने जो बताई है वो केवल यहाँ कंडीशन को हल करने के लिए बताई है, बाकी उम्र जो पूछ रहा है वो उसकी 14 साल बाद पूछ रहा है दोनों की। भाई दोनों की वर्तमान उम्र है ये 4:5 यानी कि 8 और 10, और 14 साल बाद कितनी हो जाएगी, दोनों में से 14 जोड़ देंगे तो इसकी 22 हो जाएगी, इसकी 24 हो जाएगी। अब ये अनुपात में पूछ रहा है, इसलिए हमें इस 14 और यानी दोनों को जोड़ने के बाद 14 को 22 और 24 में अनुपात करेंगे तो 11:12 है जो हमारा उत्तर होगा। अगला देखते हैं, P एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है, क्यों उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो दोस्तों क्या है, एक तो बहुत ही जल्दी कर रहा है और एक स्लो कर रहा है। क्या है, हर व्यक्ति की स्पीड एक जैसी नहीं होती, कोई तेज करता है कोई काम, कोई स्लो करता है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों समय काम वालों को मैं जो बता रहा हूँ इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जैसे ये 7 दिन में कर रहा है P, और क्यों कर रहा है 21 दिन में, और यदि ये दोनों मिलके काम करें तो इन दोनों का जो लघुत्तम 7 और 21 का लघुत्तम क्या है 21। लघुत्तम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जा रहा हो पूरी तरह। तो वह छोटी से छोटी संख्या 21 है, 7 और 21 का भाग जा रहा है 21 में दोनों का ही। अब इसका मतलब है कि वो जो दोनों मिलकर करेंगे P और Q, तो वो 21 इकाई काम करेंगे, 21 इकाई। ठीक है, अब देखो P की इकाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 का जो लघुत्तम है इन दोनों का उसमें भाग देकर देखेंगे 7 का कितनी बार जा रहा है 3 बार, यानी कि P एक दिन में 3 इकाई काम करेगा। और Q एक दिन में कितनी इकाई करेगा 21, इस 21 का लघुत्तम में भाग देकर देखेंगे तो एक बार। तो देखो दोस्तों जो बंदा ज्यादा दिन में काम कर रहा है वो कम काम करता है, उसकी कार्य क्षमता कम है, क्योंकि तभी तो ज्यादा टाइम ले रहा है। ये देखो एक दिन में 1 इकाई काम कर रहा है और ये देखो 3 इकाई।
अगर ये दोनों मिलकर प्रश्न में दिया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो टोटल काम करना था 21 इकाई और दोनों मिलकर काम करेंगे, ये 3 इकाई कर रहा है और ये 1 इकाई, यानी कि दोनों मिलकर कितने करेंगे 4 इकाई। भाई दोनों मिलकर काम करेंगे 4 इकाई और टोटल कितनी इकाई करनी थी उन दोनों को 21 इकाई। तो 21 इकाई को काम करने को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे 21/4। तो 21 में हम 4 का भाग देकर देखेंगे तो 4 पंजो 20, 20 में जो 21 में से 20 घटाया तो 1 बच गया, 1 में भाग नहीं जा रहा 4 का, तो यहाँ पॉइंट लग दिया, इसलिए यहाँ 0 लगा दी। 4 दूना 8, 8 बार 2 बार गया, यहाँ 2 बच गया, फिर 2 में भाग नहीं जा रहा इसलिए यहाँ 0 रख दी। 4 पंजो 20, यानी कि 21 इकाई को काम करने के लिए वो दोनों 5.25 दिन लेंगे। तो हमारा उत्तर क्या आया 5.25। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे 5.25 दिन। देखो दोस्तों, P और Q, P एक कार्य को 7 दिन में कर रहा है, Q उस कार्य को 21 दिन में कर रहा है। ये ज्यादा दिन ले रहा है इसलिए इसकी कार्य क्षमता कम है और ये कम दिन ले रहा है उसी काम को करने में, इसलिए इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिख दिया P और Q, P के आगे लिख दिया 7 दिन, Q के आगे लिख दिया 21 दिन। उसके बाद हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 7 और 21 का लघुत्तम आया 21, यानी कि दोनों को मिलकर टोटल 21 इकाई काम करना है, दोनों को मिलकर। अब ये एक दिन में कितनी इकाई कर रहा है, तो एक लघुत्तम में इसका भाग देकर देख लेंगे 3 इकाई, और ये एक दिन में कितनी इकाई काम कर रहा है 1 इकाई। दोनों मिलकर कितनी इकाई काम करेंगे 4 इकाई, 3 + 1। अब टोटल उन्हें 21 इकाई काम करनी है और एक दिन में 4 इकाई काम कर रहे हैं, तो 21 इकाई काम करने के कितने दिन लगेंगे, तो 21 में हम 4 का भाग देकर देख लेंगे, जितना उत्तर जो भी आया वो हमारा उत्तर होगा। 5.25 है जो हमारा उत्तर है। इस तरीके से करने से हमें कई फायदे आगे मिलेंगे, तो आप इस तरीके को अपनाओ, अच्छा रहेगा। ए तथा बी अकेले एक कार्य को 40 दिन तथा 60 दिन में कर रहे हैं। दोनों एक साथ आरंभ करते हैं, परंतु बी 15 दिन पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। देखो दोस्तों, ए कर रहा है 40 दिन में और बी कर रहा है 60 दिन में, दोनों मिलके करेंगे। देखो क्या हुआ यहाँ, 15 दिन तक तो दोनों ने साथ में करा है, लेकिन 15 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, उसे कोई काम हो गया, कोई भी कारण हो सकता है। तो हम देखो 40 और 60 का लघुत्तम लेंगे, तो हमारे पास लघुत्तम आया 120, यानी कि दोनों को मिलकर 120 इकाई काम करना है। तो एक कितनी इकाई काम करेगा एक दिन में, तो 40 का जब 120 में भाग दिया तो एक दिन में करेगा 3 इकाई, 60 का जब भाग दिया 120 में तो ये करेगा 2 इकाई। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में ये दोनों कितनी इकाई काम करेंगे 5 इकाई। यदि ये दोनों लगातार काम करते, पूरा काम करना होता, तो ये 120 बटे टोटल भी 120 इकाई काम करनी है और एक दिन में ये 5 इकाई करते हैं, तो पूरा काम को करने में कितने दिन का लेंगे 120/5, यानी कि 24 दिन लेते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि बी ने जो काम करा है वो 15 दिन तक करा है, फिर उसके बाद ए अकेला काम करता रहा है, यानी कि ए प्लस बी ने जो काम करा है वो 15 दिन तक करा है, 15 दिन तक। तो 15 दिन में इन दोनों ने कितनी इकाई काम कर ली, भाई दोनों मिलके एक दिन में 5 इकाई कर रहे हैं, तो 15 दिन में करेंगे 5 गुणा में 15, यानी कि 75 इकाई। ठीक है, और टोटल उन्हें 120 इकाई करनी थी, तो अब बच कितनी गई इकाई, अब बच गई, शेष है अब 120 में से 75 घटा दो, 10 में से 5 गया तो 5 और 11 में 7 गया 4, अब 45 इकाई बच रही हैं। अब जी ये जो 45 इकाई है ये केवल ए को करनी है, ठीक है, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया। अब ए एक दिन में 3 इकाई कर रहा है, तो 45 इकाई काम करने में कितना दिन लेगा
45 बटे में 3 यानी कि 15 दिन। अब प्रश्न में पूछा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखो 15 दिन तो ये दोनों ने साथ काम करा था और 15 दिन ये अकेले ने काम करा है, उसके बाद बी छोड़ गया था ना, इसलिए ये अकेले ने करा है। तो टोटल कार्य पूर्ण होने में 15 + 15 यानी कि 30 दिन लगे। अगर ये पूछता कि ए ने कितने दिन और काम करा तो यहाँ 15 उत्तर आ जाता। फिर से देखते हैं, ए 40 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है। यदि ये दोनों मिलकर काम करते तो इन्हें काम करना होता इन 40 और 60 का लघुत्तम, जो कि 120 है, 120 इकाई। तो एक दिन में कितनी इकाई करता है, 40 का भाग देकर देखेंगे 120 में 3 बार गया। बी कितना करता, 60 का भाग देकर देखेंगे 120 में 2 इकाई। यदि ये दोनों मिलकर काम करते तो एक दिन में 5 इकाई काम करते। 3 करता, बी 2 करता। अब यहाँ क्या है, लेकिन प्रश्न में दिया है कि 15 दिन तक तो उन्होंने साथ कराया, उसके बाद बी छोड़ के भाग गया। तो 15 दिन तक कितना काम कर दिया इन्होंने, भाई 5 इकाई एक दिन में करते तो 15 दिन में कर दिया इन्होंने 15 गुणा में 5 बराबर 75 इकाई। और काम तो पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि काम तो टोटल 120 इकाई है, इसलिए 120 में से जब 75 घटाए तो शेष काम हमारे पास बच गया है अभी 45 इकाई। अब 45 इकाई अकेले को करना है, तो ए एक दिन में जब 3 इकाई काम कर रहा है तो 45 इकाई को काम करने को कितना दिन लगेगा, 45 बटे में 3 यानी कि 15 दिन। अब प्रश्न में पूछा है कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा, टोटल पूछा है। तो 15 दिन तो पहले लग गए दोनों के, और 15 दिन बाद में ए के लग गए, तो टोटल कितने दिन लग गए, 30 दिन। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 30 दिन। अगला देखते हैं, ए बी सी एक कार्य को 48, 12 तथा 24 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उस कार्य का 2/3 भाग यानी कि 2/3 को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ए कर रहा है 48 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 24 दिन में। अगर ये तीनों मिलकर काम करते तो इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं हम, 48, 12 और 24। 48, 12 और 24 का लघुत्तम 48 आएगा। तो ए एक दिन में अगर तीनों मिलकर करते पूर्ण काम तो 48 इकाई इन्हें काम करना होता। ए एक दिन में कितनी इकाई करेगा, इस एक दिन का लघुत्तम में भाग दे देंगे तो एक बार गया। बी कितने इकाई करेगा एक दिन में, 48 बटे 12 यानी कि 4 इकाई। सी कितना करेगा, 48 बटे 24 यानी कि 2 इकाई। यदि ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में करेंगे 1, 4, 5 और 2, 7 इकाई, और टोटल इकाई है 48 इकाई, यानी कि टोटल काम करना है 48 इकाई। लेकिन प्रश्न में दिया है कि उन्हें 2/3 काम को ही करना है, यानी कि पूरा 48 पूरा काम नहीं करना, उन्हें 2/3 काम करना है, यानी कि 48 का 2/3वां हिस्सा ही काम करना है। जब इसको हल करेंगे तो देखो 48 दूना 2 गुणा करेंगे, 48 दूना 96 और 96/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। चाहे सीधा कर लो, इस 3 से 48 16 बार काट लो और 16 गुणा 2 करेंगे तो 32। उन्हें काम करना है केवल 32 इकाई, क्योंकि संपूर्ण काम का 2/3 का हिस्सा ही करना है उन्हें। जब वो एक दिन में 7 इकाई करेंगे तो 32 इकाई को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे भाई, 32/7 इकाई। तो इसका उत्तर क्या है, 32/7। ये जो उत्तर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे दे ए और बी, ए बी सी 48, 12, 24 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उस कार्य को 2/3 को कितने दिनों में करेंगे। अब हमने मान लिया, देखो ए बी सी ऐसे रख लिए, ए 48 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 24 दिन में रख रहा है।
तो इनका हमने लघुत्तम लेकर देख लिया, इन्हें टोटल 48 इकाई काम करना है। तो 48 का जब 48 में भाग दिया तो ये 1 इकाई करेगा एक दिन में, ये B 4 इकाई करेगा और C 2 इकाई करेगा। तीनों मिलकर कितनी इकाई करेंगे? 1, 4 और 2 को जोड़ लेंगे तो ये आ गया 7 इकाई। अब तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे 7 इकाई। यदि इन्हें टोटल संपूर्ण काम करना होता है तो 48 में हम 7 का भाग दे देते हैं, लेकिन इन्हें क्या है, उस कार्य का 2/3 भाग ही करना है। तो 48 इकाई पूर्ण संपूर्ण काम है, तो 48 का 2/3 32 इकाई आएगा। तो इन्हें 32 इकाई में जब भाग देंगे 7 का तो हमारे पास 32/7 उत्तर आ जाएगा। अगला देख, एक व्यक्ति 10 वस्तु 5 रुपए की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति 10 रुपए की दर से खरीदता है, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा? देखो, जब 10 वस्तु खरीद रहा है वो 5 रुपए प्रति की दर, यानी कि एक वस्तु 5 रुपए की पड़ रही है तो उसे 10 वस्तु कितने रुपए की पड़ेंगे? तो एक वस्तु से 5 रुपए की पड़ रही है तो 10 वस्तु से 5 गुणा में 10 यानी कि 50 रुपए की पड़ेंगी। ये वस्तुएं और ये रुपए हैं। आगे दे रखा है 30 वस्तुएं 10 रुपए प्रति की दर से, यानी कि 10 रुपए की जो एक वस्तु पड़े तो 30 वस्तु कितने रुपए की पड़ेंगे? वह 300 रुपए की। देखो दोस्तों, अब उस व्यक्ति ने टोटल खर्चा कितने रुपए का करा? भाई जब 10 वस्तु 5 रुपए प्रति वस्तु के ली तो 50 रुपए दिए, और 30 वस्तु 10 रुपए प्रति ली तो 300 रुपए दिए। उसने टोटल 350 रुपए दिए, उसके 350। और वस्तु कितनी आई उसके पास? वस्तु आई उसके पास 40। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा? तो उसके पास कुल खर्चा हुआ 350 रुपए का और वस्तु आई उसकी 40, तो औसत ज्ञात करने के लिए 350 में 40 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, और 35 में जो 8 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 8.75 उत्तर आ जाएगा। भाग देकर देखें, दिखा, चलो दिखा देते हैं। 4 8 32, 3 बच गया, पॉइंट लग गई, यहाँ 0 लगा दी, 4 7 28, यहाँ 2 बच गया, फिर 0 लगा दी, 4 5 20, तो 8.75, यानी कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है? औसत 8.75। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ वस्तु और रुपयों का ध्यान रखना कि कितनी वस्तुएं हैं टोटल। तो टोटल उसके पास 40 वस्तु खरीदी है उसने, 10 और 30, तो टोटल जितने रुपए दिए हैं उसमें 40 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य आ जाएगा। अगला देखते हैं। P Q का 200% है तथा R Q का 400% है, तो R P से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो, यहाँ पे तुलना की है, P है जो Q का 200% है, R है जो Q का 400% है, यानी कि Q से तुलना करिए P और R की, और हमें पता नहीं Q कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लेंगे P Q R। अब Q का भी हमें पता नहीं है और Q से ही दोनों की तुलना करिए, तो हम मान लेंगे, मान लो Q का मान है 100, तो P है जो Q का 200% है, तो यानी कि 100 का 200% है, 100 गुणा 200/100, तो P का मान कितना आ जाएगा? 200। और R है जो Q का 400% है, Q कितना है? 100, और इसका 400% है, 100 गुणा 400/100, तो R का मान कितना आ जाएगा? 400। अब ये कह रहे हैं कि R P से कितना प्रतिशत अधिक है। हमें पता लग गया कि P का मान 200, Q का मान 100 और R का मान 400। अब कह रहा है कि R P से कितना अधिक है। अब R P से कितना अधिक है, देखो R का मान है 400 और P का मान है 200, तो कितना मान अधिक है? 200। जब प्रतिशत में पूछा है
तो क्या करेंगे, जिसकी तुलना जिससे की है, यानी कि आर की मान तुलना करिए पी से, है ना। तो 200 अधिक है, जो अधिक मान है उसके बटे में जिससे तुलना की है, यानी कि पी से करिए तो पी का मान 200 गुणा में परसेंट ज्ञात करनी है तो 100। तो 200 से 200 हट गए तो कितना आ गया हमारे, कितने प्रतिशत अधिक है, 100%। उत्तर क्या आ जाएगा, डी। यहाँ पे P और R की तुलना Q से करिए, Q का मान किसी को भी नहीं पता, तो Q का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने 100 इसलिए रखा है ताकि गुणा भाग करने में हमें सुविधा रहे, इसलिए हमने Q का मान 100 मान लिया। मान लो Q का मान 100 है, तो जब Q का मान 100 मान लिया तो P का मान 200 आ गया और R का मान 400 आ गया। अब ये पूछा है R है जो P से कितने प्रतिशत अधिक है, जिसकी तुलना करिए उसका मान हमेशा ऊपर आएगा, जिससे की है उसका मान नीचे आएगा। यानी कि जिससे यहाँ P है तो P का मान 200 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना प्रतिशत पूछा है इसलिए यहाँ 400 में से 200 घटा के तो 200 आ गया। 200 बटे 200 गुणा में 100, तो 100% उत्तर आ गया। अगला देखते हैं। 16,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो दोस्तों, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है एक्चुअली, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। यानी कि जैसे 16,000 रुपये है और 16,000 रुपये का जो 1 साल बाद जो ब्याज होगा, तो अगले साल उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। यानी कि 16,000 पे तो ब्याज लगेगा ही, इसके बाद 16,000 का जो ब्याज आएगा उस पर भी ब्याज लगेगा। जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में चाहे कितने भी साल बाद पैसे ले देन करें, एक फिक्स रुपए ही ब्याज मिलेगा। यानी कि हर साल वो ही रुपए ब्याज रहेगा, उस पे ब्याज नहीं लगता। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा में, यहाँ लिख सकते हैं 100 प्लस दर बटे में 100, और यहाँ पे घात समय कर देंगे, यानी कि कितनी बार माइनस मूलधन। जैसे यहाँ मूलधन क्या है, 16,000 रुपये, तो 16,000 को यहाँ रख दिया। दर क्या है यहाँ पे 10%, यानी कि 100 प्लस दर 110 बटे में 100। कितनी साल, समय कितना है 2 साल, इसलिए 110 बटे 100 को हम 2 बार लिखेंगे, और माइनस क्या है 16,000। जब इसको हल करेंगे तो देखो, ये 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, अब ऊपर बच गए 11 गुणा में 11, यानी कि 121। तो यहाँ पे 160 गुणा में 121। तो जब इसको हल करेंगे 160 गुणा में 121 करेंगे तो 160, फिर 2 गुणा में करेंगे, 2 गुणा में 0 करेंगे, 2 6 की 12, 2 1 2 और 2 1 3, फिर यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे 0 6 1। जब इसको हल करेंगे तो 6 2 1 3 6 3 9, 19,360 इसका मान है हमारे पास। माइनस कितना है 16,000, तो 19,360 में से हम 16,000 घटा देंगे, तो 3360 उत्तर। तो कितना आ जाएगा ब्याज 3360। इसका उत्तर यहाँ ये किसी ने गलत दिया है, 3360 उत्तर। देखो क्या है दोस्तों कि 16,000 रुपये किसी ने दिए थे और 2 साल 10% ब्याज दर है, और 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा में
ये कोष्टक में रख दो 100 प्लस दर बटे में 100 की घात कोष्टक बंद समय। समय यदि 2 साल है तो ये हम 2 बार लिखेंगे 110 बटे में 100 110 बटे में 100। यदि समय 3 साल होता तो हम 3 बार लिखते हैं। माइनस में क्या कर देंगे हम मूलधन। जब इसको हल करा तो हमारे पास 19,360। ये जो 19,360 है ये है टोटल रुपए। यदि प्रश्न में पूछता कि उसे टोटल 2 साल बाद कितने रुपए देना होगा तो हम बताते 19,360। लेकिन यहाँ पूछा है कि ब्याज कितना देना होगा, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल यानी कि मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे। तो 19,360 में से हम जब 16,000 घटाएंगे तो 3,360 रुपये, यानी कि उसने ब्याज कितना दिया है 3,360 रुपये। अगला देखते हैं। यदि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 8% वर्ग की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये हो तो 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो दोस्तों, हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो भी मूलधन होता है उस पर ब्याज फिक्स होता है, उतने ही रुपए ब्याज लगेगा चाहे कितने भी साल बाद हो दो। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 साल बाद ब्याज पर भी ब्याज लगने लग जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है बस। तो अब देखो हम जैसे करते हैं, अब यहाँ पे मूलधन दे नहीं रखा, मूलधन क्या था ये दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो हम इसमें मान लें कि मान लो मूलधन बराबर 100 रुपये हो, 100 रुपये था। तो दर यहाँ दे रखी है, दर 8% और समय भी यहाँ दे रखा है 2 साल। अगर 100 रुपये मूलधन होता तो साधारण ब्याज कितना होता 2 साल का। साधारण ब्याज का सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 100 गुणा दर बटे में मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। तो कितना रुपये होता 16 रुपये। 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता 16 रुपये। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता भाई मूलधन गुणा में 100 प्लस दर, दर कितनी है 8%, 108 बटे में 100। 2 बार है इसलिए 108 बटे में 100। जब हम इसे हल करेंगे इसमें से -100 और होगा क्योंकि ब्याज ज्ञात कर रहे हैं हम मिश्र धन। इस 100 से ये 100 काट लो, 108 गुणा में 108 कर लो। 108 गुणा में जब 108 करा तो 864 0 0 0 और यहाँ पे जब ये करेंगे तो 108। जब इसको जोड़ेंगे तो 4 6 8 8 16 ये आया अपने पास। अब इसके बटे में 100 है, यानी कि जब इसके बटे में 100 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 116.64। 116.64 है, ये क्या है मिश्र धन। जब मिश्र धन में से हम मूलधन क्या था 100 रुपये, तो ब्याज मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा यानी कि 16.64। आगे देखो तो 2 साल का साधारण ब्याज तो आया है 16 रुपये और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया है 16.64 रुपये। ठीक है। अब प्रश्न में दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, यानी कि हम मान लेते हैं जब हमने मूलधन 100 माना है, ध्यान रखना हमने मूलधन 100 माना है कि 16.64 बराबर 832। अब हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज यानी कि 16 का मान। तो 16.64 बराबर 832, तो 16 बराबर 832 बटे में 16.64 गुणा में 16। अब देखो
जब हम इसकी पॉइंट किसी भी नीचे वाली संख्या की यदि हम पॉइंट हटाएं तो ऊपर यदि यहाँ दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो ऊपर 2 0 लिख देंगे, यानी कि 100 लिख देंगे। अगर 3 छोड़ के होती तो 1000 लिख देते हैं। ठीक है, तो 16 बराबर 832 बटे 16.64। अब 832 से देखो ये 1664 2 बार कट गया और 2 से ये 16 8 बार कट गया, यानी कि 16 बराबर आ गया अपने पास 800। और 16 क्या था? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या आएगा हमारे पास? 800 रुपये। अब देखो फिर से देखते हैं। 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि, यहाँ पे कोई वो जो राशि दे नहीं रखी क्या है, कोई भी राशि है, 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 832 हो रहा है। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा? देखो दोस्तों क्या है, हम वह राशि कोई भी मान सकते हैं, है ना, x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, लेकिन 100 इसलिए मान रहे हैं कि 100 मानने से हमें गुणा भाग कम करने पड़ेंगे, सवाल को हल करने में समय की बचत होगी, इसलिए यहाँ पे 100 मानना ही उचित होगा। तो हमने 100 मान लिया। मान लो वो मूलधन 100 रुपये था, दर 8% दे रखी है, समय 2 साल दे रखी है। जब हमने इसको हल करा तो हमारे पास साधारण ब्याज 16 रुपये आया। यदि 100 रुपये होता मूलधन तो हमारे पास साधारण ब्याज 16 आता और चक्रवृद्धि ब्याज आता 16.64। अब 100 तो मूलधन है नहीं, अब इसने यहाँ पे कोई और संख्या थी मूलधन, तो 100 तो हमने माना है। तो अब इस प्रश्न में 16.64 का मान क्या है? 832। तो एक का मान ज्ञात करने के लिए 832 में 16.64 का हम भाग दे देंगे। जब यहाँ 16.64 का भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट हटानी होगी 16.64 में। जब हम किसी संख्या में पॉइंट हटाते हैं, यानी कि ये संख्या नीचे है घटेगा, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा 100 कर देते हैं। अगर 2 छोड़ गए तो पॉइंट, यदि 2 डिजिट छोड़ के है तो ऊपर वाली संख्या से 100 से गुणा कर देते हैं। यदि 8.32 होता तो नीचे वाली से 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ नीचे, इसलिए ऊपर वाली संख्या से 100 का गुणा कर दिया। फिर गुणा में 16 इसलिए करा है क्योंकि हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, इसलिए साधारण ब्याज 16 का मान 800 आएगा। यदि हमें वह संख्या ज्ञात करनी होती तो 8.32 बटे 16 नहीं, 8 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 832 बटे 16.64 गुणा में 100 कर देते तो वो मूलधन ज्ञात हो जाता। हमें यहाँ मूलधन नहीं पूछा, हमें यहाँ साधारण ब्याज पूछा है, इसलिए हमने गुणा में 16 करा है, जो हमारा साधारण ब्याज 100 मानने पर आया था। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:2 है। अब देखो दोस्तों यहाँ तो सीधा दे रखा है कि a अनुपात b, यानी कि a बटे b बराबर 3/2। तो a बराबर 3, b बराबर 2। अब a और b का मान इसमें रख देंगे। जो a का मान रखा तो 3 तिया 3 गुणा में 3 प्लस 4 गुणा में 2 कोष्टक बंद। यहाँ a का मान रखा तो 5 गुणा में 3 माइनस यहाँ b का मान रखा। जब इसको हल करेंगे तो ये 9 और 8 17, बीच में पॉइंट, यहाँ 5 या 15 में से 2 गया तो 13। तो इसका मान क्या आया? 17:13। ये उत्तर है। अगला देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9 से 10 रुपए है। यदि कमाया गया लाभ 40% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जब कमाया गया लाभ, जब लाभ हो रहा है तो यानी कि जैसे लाभ 10%, 20%, कुछ भी परसेंट हो तो वो क्रय मूल्य से बढ़ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। जब 40% लाभ कमा रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का 140%। तो देखो 140% बराबर क्या है? 910। 910 है। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है क्रय मूल्य। तो जब 140 बराबर 910 है तो 1 बराबर 910 बटे में 140, इसलिए 100 बराबर 100% यानी क्रय मूल्य गुणा में 100।
इस 0 से इस 0 को काट लो, 7 से काटो, ये 13 बार कट गया। 14 को 7 से काटा 2 बार कट गया। इस 2 से इस 100 को काटो, 50 बार कट गया। ऊपर बच गए 13 गुणा में 50, 13 गुणा में 50 करेंगे तो 13 पंजे 65 और ये 0 650। तो क्रमूल क्या है 650। जब लाभ होता है तो वो क्रमूल में बढ़त होती है, यानी कि जैसे 100 रुपए की खरीदी है वस्तु और 10 रुपए का लाभ हुआ है तो 10% लाभ हुआ है, तो यानी कि क्रमूल का 110% है। यहाँ यदि 40% लाभ है तो विक्रमूल क्रमूल का 140% है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 528 रुपए में बेचता है तो उसकी हानि 12% होती है। वस्तु का क्रमूल क्या होगा? देखो दोस्तों, लाभ या हानि वस्तु को बेचने पर ही होते हैं। तो जो 100% होता है वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है 100%। जब 12% हानि हो रही है, यहाँ प्रश्न में देखो हानि क्या हो रही है 12%, और लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होंगे, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा क्रय मूल्य का 88%। ये कह रहा है कि 88% बराबर 528 है। क्रय मूल्य याद करना है, तो क्रय मूल्य क्या होता है 100%। तो 88 बराबर 528, तो 1 बराबर 528 बटे में 88 गुणा में 100। ठीक है, अब देखो 88 का इसमें भाग देकर देखो 6 बार जा रहा है, 6 7 12 6 48, 48 4 52, 6 बार गया, तो 6 गुणा में 100 बराबर 600। ये 12% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य का 88% है विक्रय मूल्य। यदि लाभ होता 12% तो क्रय मूल्य का ये 12% लाभ होता तो क्रय मूल्य का 112% होता विक्रय मूल्य। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 20% तथा 60% की दो क्रमिक छूट पर निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या है? देखो दोस्तों, क्या है जब बहुत सारे प्रतिशत दे रखे हो, ये तो 2 ही दे रखे हैं, या कितने भी दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, उन सब प्रतिशत का एक ही प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है? हम 2 के जोड़े बनाने होते हैं। तो जैसे 20 और 60 का हम एक जोड़ा बना लेंगे, और जो प्लस में है उसके आगे प्लस, जो माइनस में है उसके आगे माइनस। जो छूट होती है उसका मतलब माइनस है, यदि लाभ होता तो प्लस होता। लाभ है तो उसकी संख्या के आगे हम प्लस लिखें। अब यहाँ छूट है और 20 और 60 की एक ही प्रतिशत बतानी है नेट। 20 हमने माइनस कर दिया क्योंकि छूट है, यहाँ 60 भी हमने माइनस कर दिया क्योंकि छूट है। फिर हम क्या करेंगे, पहला स्टेप तो दोनों संख्याओं को ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद जो संख्या माइनस की है उसके आगे माइनस 20 गुणा में जो संख्या ये भी 60 माइनस है, और इन दोनों में भाग दे देंगे 100। अब इन दोनों को ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड स्टेप मान लो, इनको अलग अलग हल करेंगे। जब इन दोनों को हल करा तो माइनस का 80 आ गया, और जब इन दोनों को हल करा तो ये ऊपर भी 2 जीरो, इसकी 2 जीरो से जब -2 गुणा में -6 करा तो प्लस का 12 आ गया। क्या है, जब माइनस की संख्या से माइनस की संख्या गुणा करते हैं तो प्लस की आती है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 68 आएगा, तो नेट छूट क्या आ जाएगी 68%। यहाँ छूट शब्द का इस्तेमाल कर रखा है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगा है, क्योंकि छूट का मतलब ही माइनस होता है। तो यहाँ 68 क्या है माइनस। जब फिर से बता रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं प्रतिशत में दे रखे हों और उनके 1% बनानी हो में मिला के, तो क्या करते हैं 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 का एक जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ तो 2 ही संख्या दे रखी है इसलिए एक जोड़ा बना लेंगे। अब जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगाना होता है उसके आगे माइनस, जो छूट होती है वो माइनस होती है। तो यहाँ 20 माइनस कर दिया, 60 माइनस कर दिया, पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप है कि -20
यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। जो माइनस की हो तो माइनस लगाएंगे उसके आगे, प्लस की हो तो प्लस की। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर -80 आया। फिर इन दोनों को गुणा में करेंगे, जो इन दोनों को गुणा करा तो ये 100 की 2 जीरो इनसे कट गई, ऊपर -2 गुणा -6 करा तो 12 बच गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड का जो परिणाम आया उसे जोड़ेंगे, जब उसे जोड़ा तो माइनस का 68% आया। ठीक है दोस्तों, यही प्रश्न पिछले जो दिसंबर 2017 में जो एग्जाम हुई थी उनमें आए थे। बस ये संपूर्ण प्रश्न है जो आए थे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।